आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल डिफेंस एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स कक्षा 10 की फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर चल रहा है प्रकाश। उसका पार्ट 2 दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हम देखेंगे आज परावर्तन क्या होता है। परावर्तन, तो परावर्तन की घटना ठीक उसी प्रकार से है जैसे एक बॉल ले लें, गेंद ले लें और एक गेंद को दीवार में मारें। दीवार में टकराने के बाद वो गेंद लौट के वापस आ जाती है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें अगर किसी गेंद को मारें तो गेंद लौट के वापस आ जाएगी। इसी घटना को परावर्तन कहा जाता है। अब साइंस की भाषा में समझने के लिए देखिए, समझते हैं परावर्तन क्या होता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण, तो जो गेंद है हमारी बॉल है, उसको मानेंगे प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ दीवार, जो परावर्तक पृष्ठ है उस पर उच्च कोटि की पॉलिश की जाती है। जैसे हम अपने चेहरे को देखते हैं आईने में, तो चेहरे के जो आईना होता है उसकी दूसरी तरफ पॉलिश होती है, उच्च क्वालिटी की पॉलिश होती है। तो वही है, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ जिस पर उच्च कोटि की पॉलिश होती है से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जो गेंद थी हमारी, वो गेंद दीवार पर टकराई और टकराने के बाद वापस लौट आई, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस जो गेंद है वो गेंद में यहाँ प्रकाश की किरण मान लेंगे और जो परावर्तक पृष्ठ है उसको दीवार मान लेंगे, तो क्लियर बात समझ में आएगी। ठीक है, यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम वही होना चाहिए। जैसे यदि एयर में गई है बॉल, तो एयर में ही वापस लौट के आनी चाहिए। यदि माध्यम पानी है तो पानी में ही वापस लौट के आनी चाहिए, माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए, उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, जैसे फिगर में समझाया है, जैसे ये एम डैश जो है इसको बोलते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। ये एम डैश जो यहाँ पर ये पॉलिश हो रही है, यही पॉलिश है, पॉलिश की हुई है। और ये किरण यहाँ से आई हो, ये किरण आ रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकराई और टकराने के पश्चात ये परावर्तित किरण है ऐसे लौट गई। और ये डॉटेड लाइन में जो है ये 90 डिग्री पर ये अभिलंब है। अभिलंब यानी ये किरण इस तरह आई, ये AO किरण आई और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात OB किरण वापस लौट गई और ON डैश ये क्या है? 90 डिग्री पर अभिलंब है। तो जब ये किरण आई, आने का मतलब आने से इसका नाम हो गया आपतित किरण, और जाने से यानी ये परावर्तित हुई, इसलिए इसका नाम हो गया परावर्तित किरण। ये किरण आई है इसलिए इसका जो एंगल है ये आई, इसको बोलेंगे हम आपतन कोण। और ये किरण गई है यानी ये परावर्तित हुई है, इसलिए इस कोण को बोलेंगे हम परावर्तन कोण। तो ये जो है कुछ जैसे I और R आपस में बराबर होते हैं, ये परावर्तन का नियम है। देखिए यहाँ मैंने बताया, जैसे M डैश क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। कोण I क्या है? आपतन कोण है। कोण R क्या है? परावर्तन कोण है। और ये O क्या है? आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पर किरण आ रही है और उसी बिंदु से किरण जा रही है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? देखिए ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या होता है? समतल दर्पण हो सकता है, जैसे आईना हम लोग देखते हैं, गोली दर्पण हो सकता है, या कोई चमकदार सतह हो सकती है। इनको आगे पढ़ाएंगे हम। गोली दर्पण क्या होते हैं? जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसी में आते हैं गोलीय दर्पण के अंदर। परावर्तन के कुछ नियम हैं, जैसे आपतित किरण, ये आने वाली किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण, और अभिलंब, ये अभिलंब जो है ON डैश सदैव एक ही तल में होते हैं, सदैव एक ही तल में होंगे। ये ऐसा नहीं ये इधर तल हो जाए इसका या इधर तल हो जाए, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इससे ऊपर वाले तल में ही स्थित होंगे। ये इसका परावर्तन का पहला नियम है। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा देखिए आपतन कोण, ये जो आपतन कोण है यानी आपतित किरण है, इस किरण ने जो एंगल अभिलंब के साथ बनाया है उसको बोलते हैं आपतन कोण।
यानी कोण I, परावर्तित कोण यानी कोण R, दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन के ये नियम, जो पहला और दूसरा नियम है, गोली पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। यानी परावर्तन के जो नियम है, गोली पृष्ठ और ये समतल दर्पण जो है, ये कोई चमकदार सतह हो, सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। तो ये परावर्तन की घटना है, इसको समझो। परावर्तन क्या होता है, समझ में आया? यानी कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परावर्तन के नियम थे कुछ, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब देखेंगे परावर्तन के प्रकार। तो देखिए, परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। तो परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक नियमित यानी रेगुलर और दूसरा विसरित परावर्तन, जिसका उदाहरण है दर्पण में चेहरे का दिखना। यानी जब हम दर्पण लेके अपने चेहरे को देखते हैं तो चेहरा एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधा दिखता है, तो उसे कहते हैं हम लोग नियमित परावर्तन। और चेहरे के साथ साथ जो साइड की चीज़ें होती हैं, इधर उधर की चीज़ होती हैं, वो भी दिखने लग जाएं तो उसे कहते हैं हम विसरित परावर्तन। यानी चेहरे का दिखना दर्पण में ये है नियमित परावर्तन, और चेहरे के आसपास की चीज़ें दिखें तो इसे बोलते हैं हम लोग विसरित परावर्तन। ये क्वेश्चन है, जैसे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है। यानी जो सूर्य है हमारा, जो सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में चूंकि धूल के कण, गैस, बहुत सारे कण होते हैं, धूल के कण वगैरह, तो उससे जब प्रकाश टकराता है तो प्रकाश के टकराने के बाद नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी नीले रंग का परावर्तन हो जाता है। और परावर्तन के पश्चात जो नीला कलर है वायुमंडल में वो फैल जाता है, इसीलिए प्रकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देने लगता है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है तो धूल के कण और गैसीय कण, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारी धूल और गैस है, तो वायुमंडल में धूल के कण और गैसीय कण उस प्रकाश के नीले रंग का परावर्तन कर देते हैं, नीले रंग को वापस लौटा देते हैं। यह विसरित परावर्तन होता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैलता है, इसलिए इसे विसरित परावर्तन कहते हैं, जिसके कारण नीला प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, जिसके कारण जो नीला प्रकाश है वो चारों तरफ फैल जाता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो यानी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण? परावर्तन के कारण। यानी जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं जिसकी प्रकाश की किरणें, तो वो जो धूल के कण और गैसीय कण हैं उस प्रकाश को परावर्तन कर देते हैं, जिससे प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, इसीलिए आकाश का कलर जो है नीला दिखाई देता है। अब देखिए, अगली हेडिंग है दर्पण। अगली हेडिंग है दर्पण। क्या होता है? एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। दर्पण, जैसे हम समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो प्रकाश परावर्तित होकर हमारे चेहरे को दिखाता है, तो वही एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह है ग्लास यानी कांच है, जिसमें एक तरफ परावर्तक तल और दूसरी तरफ पॉलिश की हुई होती है। जैसे ये एक दर्पण है जिसमें इस साइड क्या है, ये पॉलिश है और ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग दर्पण। अब आगे देखते हैं, अब पढ़ते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, दर्पण 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 गोलीय दर्पण और नंबर 3 परवलयाकार दर्पण। इनके परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पण को बांटा गया है। देखिए कैसे। नंबर 1 समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक तल समतल होता है, यानी जो ये समतल दर्पण है इसका परावर्तक तल है ये वाला, इधर पॉलिश हो रही है, इधर परावर्तक तल है। पॉलिश के दूसरी तरफ परावर्तक तल होता है, क्योंकि पॉलिश हो रही है उधर तो लाइट आएगी नहीं, जो पॉलिश का दूसरी तरफ है उधर से लाइट आएगी और वापस
लौट जाएगी। तो ये परावर्तक तल यदि समतल है तो उसे समतल दर्पण कहेंगे, यदि परावर्तक तल गोलीय है तो उसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। परवलयाकार दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार होता है, यानी परावर्तक पृष्ठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि दर्पण 3 प्रकार का होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल वो समतल दर्पण है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय वो गोलीय दर्पण है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार है वो परवलयाकार दर्पण है। परावर्तक पृष्ठ आप समझ चुके होंगे, जिस पृष्ठ से होकर प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होती है यानी परावर्तित होती है। और जो गोलीय दर्पण है वो 2 प्रकार का है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अभी इसको पढ़ेंगे। जैसे यदि हाथ में गड्ढा किया जाए, इस तरीके से हाथ को बनाया जाए, तो ये उत्तल दर्पण होता है। उभरा हुआ हिस्सा जो नीचे वाला है ये उत्तल दर्पण है, वो जो ये गड्ढा वाला हिस्सा है ये अवतल दर्पण होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब पहली हेडिंग देखते हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, जैसे ये समतल दर्पण है, यहाँ कोई ये वस्तु रखी हुई है AB से प्रकाश की किरण इस तरह चली यहाँ तक, तो ये परावर्तक पृष्ठ है। चूंकि इसके आगे डॉटेड में ही प्रतिबिंब बनेगा, तो डॉटेड लाइन आगे बढ़ा दी और इस तरह प्रकाश की रे किरण इधर गई और ये रिफ्लेक्ट होके यानी वापस परावर्तित होकर इधर आ जाएगी। क्योंकि ये एंगल जो है दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो ये किरण गई और ऐसे वापस आ गई, तो ये किरण गई। अब इसको डॉटेड में इस तरह परावर्तित करेंगे, डॉटेड में इस तरह परावर्तित करें। दोनों के अनुच्छेद से हमने दोनों के प्रतिच्छेद से ऐसे लाइन खींच दी, ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो अब ये परावर्तक पृष्ठ है यानी हमारा दर्पण है। दर्पण से वस्तु की दूरी हमने u मानी है, ये वस्तु है कोई, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमने v मानी है। ये दूरियों को याद रखेंगे, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v। ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ये है a', b'। अब प्रतिबिंब से संबंधित कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखेंगे। देखिए क्या क्या होता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब से संबंधित। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, यानी इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। यानी यहाँ पर्दा लगा दिया जाए तो ये प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं आएगा, ये प्रतिबिंब आभासी है, एक आभास होता है हमें कि प्रतिबिंब बन रहा है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। सीधा का मतलब यदि वस्तु यूं रखी है तो AB ही बनेगी, ये नहीं BA बन जाए। यानी आदमी अपना उसमें चेहरा देखेगा तो ऐसा नहीं पैर ऊपर हो जाए और सिर नीचे हो जाए, यानी बिल्कुल सीधा ही दिखता है। सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाई देगा, तो सीधा होता है। एवं प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी वस्तु का आकार यदि 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। यानी जो ये वस्तु है उसी के सेम आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो पहला पॉइंट समझे, दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है, यानी इसे पर्दे पर नहीं उतार सकते इसलिए आभासी है। तथा सीधा होता है, यानी यदि सिर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। एवं प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं, यानी वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर की है या 1 सेंटीमीटर की है तो वो सेम आकार का ही प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात, प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। ये क्या बात है देखिए, यानी जो प्रतिबिंब है हमारा वो उतनी ही दूरी पर बनेगा। यानी ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, यानी प्रतिबिंब सदैव उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर की वस्तु दर्पण के आगे रखी होगी। यानी वस्तु अगर 10 सेंटीमीटर पीछे रखी हुई है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर पीछे जाके बनेगा। वही बात है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। अगला पॉइंट देखें, तीसरा, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। इसका मतलब क्या है, क्या यदि हम अपना चेहरा दर्पण में देखें तो हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरफ दिखाई देगा और जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा राइट हैंड की तरफ दिखाई देगा। जैसे देखें, दायां जो हाथ है वो बायां हाथ हो जाएगा और बायां हाथ जो है वो दाएं हाथ की तरफ हो जाएगा। जैसे ABCD के कुछ अक्षरों में देखना चाहें, F इस तरीके की नजर आएगी,
और ABCD के कुछ अक्षर हैं जो बदलते नहीं हैं सममिति के अनुसार, यानी उनका लेफ्ट राइट दोनों एक ही रहता है। वो A है, इसको दर्पण में देखो तब भी इसी तरीके की दिखाई देगी। H है, I है, M है, O है, T है, U है, V है, W, X और Y, इन्हें दर्पण में देखा जाए समतल दर्पण में तो ये इसी तरीके की दिखाई देंगी, इनका लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होगा। तो यानी ये देखा हमने दर्पण के प्रकार, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोली और तीसरा परवलयाकार दर्पण। यानी परावर्तक पृष्ठ के आधार पर दर्पणों को 3 प्रकार से बांट दिया गया, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल वो समतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली वो गोली दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ परवलयाकार वो परवलयाकार दर्पण। हमने देखा समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बना और प्रतिबिंब के कुछ बातें हैं जो देखी, यानी समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी वस्तु के बराबर और सीधा होता है। नंबर 2, समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी होती है। अगली बात, समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी लेफ्ट हाथ राइट बन जाता है और राइट हाथ लेफ्ट बन जाता है। और जो ABCD के अक्षर हैं जैसे F है वो इस तरीके से परिवर्तित दिखाई देगी बदलती हुई, और कुछ अक्षर नहीं बदलते हैं वो ये इस तरीके से हैं। देखिए, देखते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ तल वक्र या गोलीय होते हैं। यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयाकार दर्पण। उसमें समतल दर्पण इसलिए अभी देखा, गोलीय दर्पण और देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक तल जो हैं गोलीय होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इसका निर्माण कांच के खोखले गोले से होता है। देखिए, जैसे ये कांच का खोखला गोला है, इसको इस तरीके से कट कर दिया जाए 2 तरीके से, तो ये इधर का हिस्सा मैंने यहाँ दिखाया है और इधर वाला कटा हुआ भाग यहाँ दिखाया है, तो खोखले गोले से होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। देखिए, ये है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या है, ये इस तरीके से, इसका परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ होता है। अंदर की तरफ इसमें क्या होती है, पॉलिश होती है अंदर की तरफ, और परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की तरफ यानी उभरा हुआ होता है। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, ये ऊ को याद रखेंगे, ऊ से उभरा हुआ और ऊ से उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ, यानी इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, अंदर की तरफ, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है उसे अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला उत्तल दर्पण और नंबर दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा हुआ, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, आ और अंदर और आफ और अवतल दर्पण। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब अगली हेडिंग है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, जब किसी वस्तु को हम दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर लौटती हैं। जैसे हम अपना चेहरा ही देखें दर्पण में, तो जो हमारे चेहरे से जो किरणें निकलती हैं तो वो दर्पण से लौट के फिर हमारी आंखों के सामने, आंखों पर पड़ती हैं, जिससे वस्तु की जो आकृति है वो हमें दिखाई देती है। जो वस्तु की आकृति है उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। वही है, देखिए, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं। यानी जो परावर्तित किरणें कम से कम 2 प्रतिच्छेद जहाँ होंगी वहाँ प्रतिबिंब जो है बनता है। तो हमने देखा गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पणों का जो परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। उत्तल में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ और अवतल में परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ होता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं, वहाँ प्रतिबिंब बनता है।
आइए अब देखते हैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। यानी इन परिभाषाओं के द्वारा ही दर्पण के ज़्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, इसलिए इन परिभाषाओं को ध्यान से सुनना है, समझना। देखिए, जैसे पहला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, यानी जो गोलीय दर्पण थे अवतल और उत्तल किसी खोखले गोले से बने थे, वही बताया जा रहा है। गोलीय दर्पण जिस खोखले भाग से का भाग है उस गोले का केंद्र बिंदु वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी ये जो जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इतना है और ये पूरे गोले से कट के ही तो बना था, तो जो जिस गोले से कटकर ये अवतल दर्पण बना है उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी जिस गोले से ये बना है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी सी क्या है? यह वक्रता केंद्र है, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब ये है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की ओर होता है उसे कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है ओहरा हुआ होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। तो क्लियर है वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र उस गोले का खोखले, उस गोले की केंद्र है जिससे ये अवतल या उत्तल दर्पण बने हैं। अब देखिए दूसरा है ध्रुव। दर्पण के वक्रित पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। यानी ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके अंदर का पृष्ठ जो है परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो दर्पण के वक्रित पृष्ठ का मध्य बिंदु ये दर्पण है, ये इसका वक्रित पृष्ठ है। ऐसे ये वक्रित पृष्ठ है। ये वक्रित पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, उसे कहते हैं हम ध्रुव, यानी पोल। उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो दो परिभाषाएं समझे। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र जो है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना है उसका केंद्र होता है वक्रता केंद्र, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्रुव क्या होता है? वक्रित जो भाग है दर्पण का, वक्रित भाग, ये वाला जो भाग है इसका मध्य बिंदु क्या है? ध्रुव कहलाता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मुख्य अक्ष सी और पी को मिलाने वाली रेखा जो ये है, ये लाइन जो है, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब देखिए चौथा फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। यानी देखिए फोकस बिंदु मैंने यहाँ दर्शाया ये मुख्य अक्ष थी हमारी बीच वाली, सी और पी से गुजर रही थी, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये लाइनें जा रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर पहला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। इसे एफ से दर्शाते हैं, समझेंगे। मुख्य अक्ष ये है, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये किरणें जा रही हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित हुई, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। इसे एफ से दर्शाते हैं। तो ये तो मिल रही हैं यहाँ, और ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। डॉटेड लाइन में जो है ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि इसमें परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर की तरफ है, इसलिए रिफ्लेक्ट अंदर की तरफ करेंगे। इसमें परावर्तक पृष्ठ कहाँ था? इधर। इसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, तो इसमें रिफ्लेक्ट होंगी कहाँ? अंदर की ओर रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होंगी। देखें इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ है क्योंकि अवतल है, और इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ है, उभरा हुआ है। वही यहाँ है, इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ है। ये यानी ये जो डॉटेड लाइन में जैसे दिखा रखे हैं ये पॉलिश है, ये पॉलिश हुई है। जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की साइड है, इसी तरह इसमें अंदर की साइड इसमें पॉलिश हो रही है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है। यानी इस तरह याद रखें, उत्तल ऊपर, उत्तल ऊपर, उभरा हुआ भाग, उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ है, अप और अवतल और अपृष्ठ अंदर की तरफ इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो यानी दर्पण के ध्रुव मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइनें आती हैं, लाइनें आने के बाद परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जो वापस परावर्तित होती हैं जिस बिंदु पर, उसको कहते हैं हम लोग फोकस बिंदु। इसे एफ से दर्शाते हैं। तो
चार परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिससे खोखले गोले से ये दर्पण बने हैं उसका केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र है। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के वक्रित भाग को ध्रुव कहते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। मुख्य अक्ष सी और पी को मिलाने वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं और फोकस बिंदु मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, इसे एफ से दर्शाते हैं। अब देखिए फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है? पी और एफ, पी और एफ, इधर भी पी और एफ, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। अगली वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या ये वक्रता त्रिज्या है, यानी सी व पी, सी और पी, सी और पी, सी व पी के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे सारी परिभाषाओं को। वक्रता केंद्र यानी दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्रुव वकृत, दर्पण के वकृत भाग के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, यानी पी से दर्शाते हैं इसे। मुख्य अक्ष सी और पी को मिलाने वाली लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस बिंदु किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइनें हैं आप चलती हैं तथा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है? पी और एफ, यानी पी और एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और सी और पी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अगला पॉइंट समझेंगे, द्वारक। द्वारक क्या होता है? देखिए, द्वारक किसी भी दर्पण की वृत्ताकार परिधि, वृत्ताकार परिधि यानी ये है वृत्ताकार परिधि, दर्पण है, किसी भी दर्पण की वृत्ताकार परिधि या वृत्ताकार सीमा का व्यास ही, इसका जो व्यास है का व्यास ही उस दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी ये वृत्ताकार परिधि, ये वृत्ताकार परिधि, ये वृत्ताकार परिधि का व्यास है ये, तो इस वृत्ताकार परिधि का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। नोट है, एक छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर, छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर फोकस दूरी स्मॉल एफ से दोगुनी होती है। यानी जो छोटे द्वारक होते हैं उनके अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। यानी ये फॉर्मूला है R बराबर 2F, ये ध्यान रखना है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।